Hello everyone, welcome to today's lecture, which is going to be a part 2 of our topic that we discussed in the previous lecture, which is mensuration and geometry 2. So in today's lecture we are going to talk about the past year questions. So पिछले lecture में we discussed a few concepts and question also, but in today's lecture it's going to be entirely on the past year questions. So let's see what all concepts are involved and if we are able to solve them or not. So it's going to be an interesting lecture. We'll learn a few concepts and without spending any more time, let's jump right into the questions. Okay, all right. So in the previous lecture we talked about 3 questions from 2016 and there is another one from 2016. So you can see like we are seeing multiple questions from this particular topic, so it's highly advisable not to skip this part. Okay, all right, let's read the question, let's write what all we know and then let's see. Okay, an agriculture field is in the form of a rectangle having length x1 meters and breadth x2 meters. ठीक है, so I have an agricultural land which is in the form of a rectangle. ठीक है, ये rectangle है, ये मेरी agriculture field है. ठीक है, अब agriculture field हो गई, उसके बाद इसकी जो length है वो है x1 meters, x1 मीटर, और उसकी जो width या breadth आप बोलना चाहो this is x2 meters. ठीक है, और x1 and x2 are variable. इसका मतलब क्या है, x1 और x2 जो है they can change, right? 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, so this value can change, right? So this x1 and x2 are variable. ठीक है, if x1 plus x2 equals to 40 meters, एक information दे दी कि x1 plus x2 जो है this is 40 meters, right? If this is 40 meters, then the area of the agricultural field will not exceed which one of the following values. ठीक है, so मुझे क्या दिया है, x1 plus x2 का सम जो है 40 meters है, और मुझे क्या बोला है कि area of this field या agriculture land कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा, कि आपका जो एरिया है क्या 400 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं हो सकता है, या 300 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं हो सकता है, या 200 स्क्वायर मीटर से बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता है, या 80 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं हो सकता है. सो योर एरिया ऑफ दिस फील्ड इज लेस देन इक्वल टू व्हाट नंबर. सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग कि व्हाट इज दी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एग्रीकल्चरल एरिया. ठीक है, चलो, तो अब मुझे अगर x1 और x2 पता होता तो आई कुड सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड कुड फाइंड द एरिया. ठीक है, x1 प्लस x2 जो है दिस इज 40 मीटर्स. ठीक है, सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पजेज मान लेते हैं कि x1 इज 5, राइट? सो मान लेते हैं x1 इज 5 एंड x2 जो है that will be 35, right? So what will be the area of this land? This area of this land would be what? 5, 5, 25, 2, 15, 17. So this will be 175 meter square. So मेरा जो area है 175 meter square जो है आ चुका है, right? तो मेरा area जो है 80 square meter से तो exceed कर गया. So ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, right? So अगर मैं eliminate करके करना चाहूँ, अब मैंने मान लिया एक और वैल्यू ले ली, मान लिया x1 is 10 एंड अगर मैंने x1 10 माना तो मेरा x2 कितना हो गया 30, राइट? बिकॉज देयर सम इज 40. इन दोनों लेंथ्स का मैंने अगर यूज़ किया और एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ. सो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या देखा, मेरा एरिया आ गया 300 मीटर स्क्वायर, राइट? सो मेरा एरिया जो है 200 स्क्वायर मीटर को भी एक्सीड कर चुका है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आंसर. ठीक है, सो इसको भी मैं एक्सीड कर चुकी हूँ. अब मैं और आगे अगर जा रही हूँ, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे 10 के जगह मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ 20 मान लेती हूँ. x1 इज़ 20 एंड x2 इज़ ऑल्सो 20. सो अगर लेंथ 20 है, विड्थ भी 20 है, तो एरिया कितना हो गया 400, राइट? सो 400 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया. सो मेरा एरिया 300 स्क्वायर मीटर से भी एक्सीड कर गया, उससे भी ऊपर हो गया. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन आंसर. सो व्हाट इज़ लेफ्ट, 400 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को. बाकी एक लॉजिकल तरीका क्या होगा कि कोई भी रेक्टेंगल है जिसका एरिया अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, सो देन इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर. ठीक है, सो अगर एक कोई रेक्टेंगल है
आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, देन इफ दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इट विल हैव अ मैक्सिमम एरिया, ठीक है. इफ दिस इज स्क्वायर दैट मीन्स दिस x1 एंड x2 शुड बी द सेम, एंड इफ x1 इक्वल्स टू x2 सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 40, एंड ये दोनों सेम है तो मेरे पास x1 और x2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 20, 20, राइट. x1 इज 20, x2 इज 20. सो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है मेरा स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 20 इंटू 20 विच इज़ 400. सो ये जो एरिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 400 हो सकती है. 400 के ऊपर एक पॉइंट भी जो है आपका एरिया नहीं जाएगा, ठीक है. सो अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम एरिया आपको निकालना है, द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है. सो इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और इट डजंट कम टू योर हेड, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें ट्रायल एरर करके एरिया निकाल के देखोगे तो आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मेरे एरिया की वैल्यू इट्स इंक्रीजिंग. एक पॉइंट आएगा जिसके बाद इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बट एलिमिनेशन में वी कैन नेवर बी श्योर. अभी यहाँ पे हमारे दिमाग में आ गया कि 20 मैं लगा के देखूँ, क्या पता उस टाइम नहीं दिमाग में आए, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर लॉजिक वुड सेल योर बोट ऑल द टाइम, ओके. सो या तो आप एलिमिनेट कर लो या तो फिर आप ये लॉजिक लगा लो, ठीक है. सो द आंसर वुड बी द एरिया कैन नॉट एक्सीड 400 स्क्वायर मीटर्स, ओके. ऑल राइट, मूविंग ऑन. सो 2016 के क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं. अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस फ्रॉम 2017, ओके. So two walls and ceiling of a room meet at right angles at point A, ठीक है. So दो दीवारें हैं और एक सीलिंग है. So दो दीवार हैं और आपके पास एक सीलिंग है, छत है, ठीक है. So आप जहाँ पे भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑब्वियस आई मीन इट्स नॉट ऑब्वियस बट सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, आप कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ें, कोई भी एक कॉर्नर को देखें. कॉर्नर को क्या कॉर्नर जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, एक वॉल है, एक दूसरी वॉल है और फिर टॉप पे एक छत है, ठीक है. इस तरीके से हमारी सेटिंग है. सो वी हैव टू वॉल्स एंड अ सीलिंग एंड दे मीट एट अ पॉइंट P, राइट. सो लेट्स से सो लेट्स से दिस इज दैट रूम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो एक छत हो गई, सॉरी एक वॉल हो गई ये वाली, या वन वॉल इज दिस, अनदर वॉल इज दिस, एंड ये जो टॉप वाला जो पोर्शन है दैट इज माई सीलिंग, ठीक है. सो क्या बोला है, दे ऑल मीट एट अ पॉइंट P, ठीक है. सो ये दो वॉल्स और जो छत है दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट P, ठीक है. अ फ्लाई इज इन द एयर, एक मक्खी जो है वो हवा में है, ठीक है. 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, एक वॉल से 1 मीटर की दूरी पे है, दूसरी वॉल से 8 मीटर की दूरी पे है, एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है. सो एक मक्खी है, उड़ रही है बीच में हवा में, उसको मज़े करने हैं. तो क्या बताया हुआ है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके. सो आई शुड नॉट हैव डन दैट बट एनीवेज, ओके. ऑल राइट. सो मान लेते हैं कि मेरी मक्खी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी सी है, ये लुक्स लाइक बटरफ्लाई बट एनीवेज. सो ये मक्खी जो है इस पॉइंट पे है. अब हमें क्या दिया हुआ है, अ फ्लाई इज इन दी एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल. सो मेरी एक वॉल ये है, उससे 1 मीटर की दूरी पे है मेरी मक्खी विच इज़ 1 मीटर. सो एक वॉल से 1 मीटर दूर है ये मक्खी और हवा में लटक रही है, इसीलिए हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है. वो छत पे चिपकी होती, ज़मीन पे होती, देन इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है. दूसरी वॉल से इट इज़ फ्रॉम 8 मीटर्स. सो दूसरी वॉल मेरी ये वाली वॉल है मेरी दूसरी, इससे वो 8 मीटर की दूरी पे है. सो दिस इज़ 8 मीटर्स, राइट. और ये दो चीज़ें मुझे पता चल गई, दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 8 मीटर. उसके बाद क्या बोला है, एंड दिस फ्लाई इज़ 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है. सो मेरा जो पॉइंट P है वहाँ से इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर. सो मेरा जो ये पॉइंट है और मेरा जो ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, सो दिस वुड बी नथिंग बट 9 मीटर्स. सो दिस इज़ 9 मीटर्स, ठीक है. आपको क्या बताना है, हाउ मैनी मीटर्स इज़ द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग.
सो ये जो सीलिंग है, ये जो टॉप वाली जो सीलिंग है उससे मक्खी कितना दूर है। तो बेसिकली आपको बताना है ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये हाउ मच इज़ दिस लेंथ, राइट। सो व्हाट इज़ द हाउ मेनी मीटर्स इज़ द फ्लाई फ्रॉम सीलिंग। सो यहाँ से जो फ्लाई है और सीलिंग से फ्लाई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। सो दिस इज़, अगर मैं इस फिगर को देखूं, सो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड की मुझे लेंथ पता है, उसकी विड्थ पता है और उसकी हाइट मुझे निकालनी है, ठीक है। और उसकी मुझे क्या दी हुई है, एक डायगोनल दी हुई है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर जैसे हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट्स में ऑल्दो बात नहीं की थी, बट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज नथिंग बट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड is nothing but under root of whatever is your length, width and height. So length square plus breadth square plus height square, इन दोनों, इनका जब आप अंडर रूट ले लेते हो that will tell you what is the diagonal of a cuboid, ठीक है। Although इसको हम लोग simply Pythagoras theorem से derive भी कर सकते हैं, we can find out, but we don't need that for our purposes, so you can directly remember this formula, ठीक है। So मुझे जो है लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और ये जो डायगोनल की लेंथ है वो भी पता है मुझे, ये भी पता है, लेंथ भी पता है और ये भी पता है, मुझे हाइट निकालनी है। सो नाउ इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ओनली पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। सो आई नो दैट डायगोनल इज 9, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस 8 स्क्वायर, राइट। एंड देन आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द हाइट, राइट। सो मैंने जब अंडर रूट हटाया, इफ़ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 81, दिस इज 1, दिस इज 64 एंड दिस इज हाइट स्क्वायर, ठीक है। सो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 81 minus 1 minus 64 equals to h square. So this is nothing but 16. So 81 minus 1 is 80 minus 64 is 16 equals to h square. So अगर h की वैल्यू 4 है तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 16. So ये जो हाइट है मेरे पास, this is nothing but 4 meters. This height is 4 meter, this is 1 meter, this is 8 meter and this distance from point P to this fly is 9 meter. So my fly is 4 meters like below the ceiling, ठीक है। So that is my answer. So I had to use this formula, length square, breadth square, height square का under root is the diagonal of a cuboid. And this question was a little bit about visualization कि मेरी वॉल कितनी दूर है, दूसरी वॉल कितनी दूर है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। रेस्ट इस तरीके की अगर बातें बोली जाएं तो आप अपने रूम में ही आसपास चीज़ों को देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड वी विल बी एबल टू टैकल सच क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला वाइज नॉट वेरी इंटेंसिव बट द विजुअलाइजेशन पार्ट वॉज रिक्वायर्ड, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम, ओके। सो 2017 में हमने देखा देयर वाज वन क्वेश्चन, let's move on to 2018. Okay, so there are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle, ठीक है। Okay, so मेरे पास एक सर्कल है, उसकी जो सर्कमफरेंस है, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी आउटर बाउंड्री जो है, और वो जो उसकी आउटर बाउंड्री है उस सर्कल की, उस पर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं, मतलब जो अलग अलग पॉइंट्स हैं एक इक्वल डिस्टेंस पे हमने प्लेस किए हुए हैं, और ऐसे मेरे पास 24 पॉइंट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स एज द वर्टिसेस, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि मुझसे क्या पूछा गया है कि मैं अगर वो जो 24 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाऊं, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी 3 पॉइंट्स उठा सकती हूँ। सो कोई भी 3 पॉइंट उठा के
मैं कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है बना सकती हूँ यूजिंग दोज 24 पॉइंट्स, ठीक है। सो मैक्सिमम मैं कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकती हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक अ सिमेट्रिक फिगर, ठीक है, कि सारी की सारी साइड्स जो हैं सेम हैं, ठीक है। चलो, तो इसके लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन हमको इम्पॉर्टेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो टू अनदर वन ऑफ आवर स्क्रीन्स। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, लेट मी डू दिस, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल। सो आई एम सपोज टू हैव अ सर्कल, आई होप दिस लुक्स अ लिटिल सिमेट्रिक। ओके, सो अब मेरे पास इस सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास इस सर्कल में 24 सिमेट्रिक पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ है और मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो मेरे पास 24। सो अपार्ट फ्रॉम दीज, लेट्स से दिस इज़ माई डायामीटर, दिस इज़ माई सेंटर, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ माई सेंटर, ठीक है। सो मेरे पास इधर और कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 11 पॉइंट्स, और इधर और कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 11 पॉइंट्स। सो टोटल ये पॉइंट्स हो गए 22 और 2 पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ऐसे मेरे पास 11 पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे थोड़ी कमी हो गई, बट वी गेट द आइडिया, ठीक है। चलो, अब मुझे ये 24 जो पॉइंट्स हैं इनका यूज़ करके इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है। सो कोई भी ट्राइंगल मुझे बनाना है, उसके लिए मुझे 3 साइड्स चाहिए होंगे, 3 वर्टिसेस चाहिए होंगे, ठीक है। 3 वर्टिसेस अगर मैंने ले लिए तो 24 पॉइंट्स में से मैंने अगर 3 वर्टिसेस ले लिए तो मेरे पास कितने पॉइंट्स बच गए? कितने पॉइंट्स बच गए? मेरे पास 21 पॉइंट्स बच गए। 20 पॉइंट्स आर लेफ्ट। सो आई हैव पिक्ड 3 पॉइंट्स, सो 21 पॉइंट्स आर लेफ्ट। ऐसे ही बस वो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, मुझे चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सारे साइड्स जो है सेम होने चाहिए। सो एक तरीके से जब आप इक्विलैटरल ट्राइंगल देख रहे हो तो आपका जो पूरा फिगर है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सो मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक किया, ठीक है, एक पॉइंट पिक किया और कोई भी 2 पॉइंट्स कहीं और आने चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 21 पॉइंट बच गए। मेरा जो फिगर है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जितनी लेंथ यहाँ है उतनी ही लेंथ यहाँ पे और उतनी ही लेंथ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इन 21 पॉइंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ, सो इफ़ आई डिवाइड बाई 3, व्हाट डू आई गेट? 7 पॉइंट्स, ठीक है, 7 पॉइंट्स। मुझे बिकॉज एक सिमेट्रिक फिगर चाहिए। जब आप मान लो दो ट्विन सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी हैं, अगर आप 2 ट्विन्स को देखते हो, दे आर सिमेट्रिक, मतलब एक की जो पोजीशन है, एक का जो हेयर स्टाइल है, जो फेस है, एवरीथिंग इज सेम, राइट। सिमेट्री है हमारे पास, राइट। सो जब मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 21 पॉइंट्स हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ इक्वल, क्योंकि वो तीनों साइड सेम है। सो मुझे सिमेट्री चाहिए, इसलिए वो सारे के सारे पॉइंट्स हर साइड के बाद मैं सेम पॉइंट्स छोड़ रही हूँ। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, बीच में जो है मैंने 7 पॉइंट्स को छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स छोड़ दिए। फिर 8वां पॉइंट पिक किया, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या किया, दोबारा 7 पॉइंट्स छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया और यहाँ पे एक और पॉइंट पिक किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मेरे पास छूट गए। तो मैं जब देख रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वली स्पेस्ड, सो ये जो आर्क है इसकी लेंथ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ और ये जो आर्क है, तीनों जो है सेम है, ठीक है। तभी जो है मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन पाएगा जिसकी जो लेंथ होगी और तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होगी, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने के लिए व्हाट आई हैड टू डू कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स मैं छोड़ रही हूँ दे हैव टू बी सिमेट्रिक। जितने यहाँ पे छोड़े, अगर उससे कम यहाँ पे छोड़ा तो क्या होगा, लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ इक्वल नहीं होगी। सो 7 7 एंड 7 यहाँ पे छोड़े। अब ये पता कैसे किया
कि 24 में से अगर 3 पॉइंट्स यूज़ किए हैं तो 21 पॉइंट्स बचे हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो आई विल डिवाइड इट बाय 3। सो इस तरीके से जो है मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब मैं और कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकती हूँ? सो रादर देन लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट वर्टेक्स ए, रादर देन दिस बीइंग माय वर्टेक्स, मैं क्या कर सकती थी कि मैं अपना ट्रायंगल यहाँ से शुरू कर सकती थी। तो फिर मेरे पास क्या हो जाता, मैं 7 पॉइंट्स छोड़ती, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेती, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेती, और फिर इन तीनों को ऐड करके लाइक ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देती। सिमिलरली आई कैन कीप डूइंग दिस 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 दिस। ऐसा जो है ये काम जो मैंने यहाँ पे किया ये मैं 7 बार और कर सकती हूँ। सो एक तो ट्रायंगल बना लिया, प्लस 7 टाइम्स अगेन आई कैन डू दिस, ठीक है। मैंने अगर यहाँ तक कर लिया, फिर उसके बाद मैं अगर इस पॉइंट पे आ गई तो फिर मेरा सेम ट्रायंगल रिपीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो बेसिकली मैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना पाई, एक तो जो हमने लिया है, और बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और कर दिए। जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पे गई, मैंने क्या किया, यहाँ पे जाना था, फिर 7 पॉइंट्स छोड़ दी, फिर वहाँ पे 7 पॉइंट्स छोड़ दी, फिर मेरा जो सबसे फर्स्ट ट्रायंगल था वो रिपीट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली मैं 1 + 7 विच इज़ 8 जो है 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है बना पाई यूजिंग दिस कंडीशन, ठीक है। सो 1 द मेन वन, एंड देन 7 पॉइंट्स वर लेफ्ट जिनको वर्टिसेस बनाया जा सकता था। सो 7 दोज पॉइंट्स, और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आ गई, दिस प्रोसेस इज लाइक मैं सेम ही ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। सो आई कैन मेक मैक्सिमम 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इट वॉज अ लिटिल थोड़ा सा ट्रिकी था, बट सो वंस यू ड्रॉ अ बिट, सो ये सब पॉइंट्स भी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल यू नीडेड वॉज दिस लॉजिक्स दैट इफ आई एम using 3 points, I am left with 21 points. I have to make an equilateral triangle, so I need 7 points between these lines, ठीक है। और फिर आप बस देख रहे हो कि आप ऐसे कितने ट्रायंगल्स जो है बना सकते हो, ठीक है। सो okay, I hope this is clear. If you want to take a screenshot or something, you can do that now. Okay, moving on. Okay, so what is going to be our answer here? We could make 8 such equilateral triangles. So maximum number of equilateral triangles is 8. Okay, all right. So this was also asked in 2018. 12 equal squares are placed to fit in a rectangle of diagonal 5 centimeters. ठीक है, तो I have a rectangle. ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर मुझे 12 इक्वल स्क्वायर्स, सो काइंडली रिमेंबर दे आर टेलिंग यू 12 इक्वल स्क्वायर्स। सो ये जो 12 के 12 स्क्वायर्स हैं दे आर इक्वल। सो देयर इज़ वन क्वेश्चन विच वी विल लेटर सी, जहाँ पे बोला है कि एक रेक्टेंगल है, क्या उसके अंदर आप 4 स्क्वायर्स फिट कर सकते हो। 4 स्क्वायर्स सिर्फ बोला है, 4 इक्वल स्क्वायर्स नहीं बोला है। सो दैट कुड बी अ ट्रिकी पार्ट। सो प्लीज़ रिमेंबर 12 इक्वल स्क्वायर्स। सो वो सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं उनके लेंथ या जो भी इंपॉर्टेंट उनके पैरामीटर्स हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। सो 12 इक्वल स्क्वायर्स आर टू बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगल जिसकी डायगोनल जो है उसके ऑपोजिट वर्टिसेस को जब आप ज्वाइन करते हो तो डायगोनल आती है। इसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी डायगोनल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। सो 3 रो होनी चाहिए। सो 1 2 3 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 4 कॉलम्स होने चाहिए, 3 रो होनी चाहिए कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। सो देयर आर 3 रोज, 3 रो होनी चाहिए। अगर मैं इसको एक बारी और ड्रॉ करना चाहूँ, सो दिस इज़ माई रेक्टेंगल, उसके अंदर कितनी रोज होंगी, 3। सो 1 2 एंड 3, ये 3 रोज हो गए कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। एक रो में 4 स्क्वायर होने चाहिए, 1 2 3 4। सो आई कैन सिंपली एक्सटेंड दिस, राइट। सो मेरा जो डायग्राम है वो इस तरीके से होना चाहिए, और जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके पास 12 स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। नो गैप आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर्स हैं इनके बीच में आपस में कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर प्रॉपरली पैक्ड, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। हर एक जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है वो क्या होगा, दिस वी हैव टू टेल, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर
अगर मुझे सिंपली एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, अगर मुझे पूरे रेक्टेंगल का एरिया पता है और उसको मैं सिंपली 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है ये जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स को निकालना, बाकी आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरा अगला स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर्स हैं मेरे पास इनकी साइड्स है a, ठीक है। सो दिस इज a, this all of them are equal, so this is also a, this is also a, so sides of each of these square is a, ठीक है। और फिर because it's a square, so ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, all of them are also a, ठीक है, a and a, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 4a, so length is 4a, What is the width और breadth? This is 3a, ठीक है। आपको इसकी breadth पता चल गई, आपको इसकी length पता चल गई, क्या आप इसकी diagonal क्या होगी वो पता कर सकते हो? What is the length of its diagonal? Using simply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ? This angle is 90 degree. I know what this is. I know what this is. I can calculate what this is. So diagonal of a rectangle is nothing but आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट, माई बेस, सो माई लेंथ इज़ व्हाट, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, sorry not 4a square, I'm so sorry. So my length is 4a, yeah my length is 4a, I'll square it, plus what is this width, this is 3a, I will square this, and अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ that will tell me what is this diagonal, and I already know that the diagonal is 5 centimeters, so this is 5, right? So अगर मैं स्क्वायर करूँ तो both sides, so I'll get what, 5 square equals to, this is 16a squared plus this is 3a into 3a is 9a squared, right? So 5 square is 25 equals to 16 plus 9 is what, 25, so 25a squared, right? So 25 से 25 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आ गया, a squared equals to 1, so a square की वैल्यू क्या आ गई, 1, right? अब आगे वैसे भी मुझे कुछ निकालना नहीं है क्योंकि a square, इस स्क्वायर का अगर आप एरिया देखो, इसकी लेंथ है a, इसकी भी ऑल साइड्स आर a, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर, और मुझे a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो ऑलरेडी आ गया है, तो इसके आगे तो मुझे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सो a अगर आप बढ़ भी रहे हो, सो a विल कम आउट टू बी 1, a की वैल्यू 1, a स्क्वायर की वैल्यू 1, राइट? सो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज़ a स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1, एंड बिकॉज जो यहाँ पे मेरी यूनिट थी वो थी सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो दिस एरिया इज़ नथिंग बट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई आंसर हियर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ओके? सो मैंने सिंपली क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, या फिर आप बोल सकते हो कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया और सिंपली जो है मैंने आंसर निकाला। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि दिस इज़ 3a एंड दिस इज़ 4a, ठीक है? So the moment we get that, we will easily be able to find what is a or a square, which is our requirement, ठीक है? So this area of each square would be what, a square. इसकी side है a, इसकी side सारी a है, ठीक है? So a squared equals to 1, ठीक है? All right. So I hope this is clear. Okay, moving on. So 2018 के हम देख रहे हैं कि हमने जो है 2 problems देख लिए हैं, and the next problem is from 2019. So 18 में 2 problems आए, 17 में 1 problem हमने देखा, 16 में हमने 3 problems देखे थे. So you can see the pattern now. Okay. So this was asked in 2019. P, Q, R are 3 towns. P, Q, R 3 towns हैं. The distance between P and Q is 60 kilometers. So P और Q के बीच का जो distance है that is 60 kilometers, right? This is 60 kilometers, whereas the distance between P and R is 80 kilometers. P और R के बीच का जो distance है that is 80 kilometers, right? 80 kilometers. Q is in the west of P and R is in the south of P, ठीक है? So P जो है हमारा, so Q P के रेफरेंस में दिया हुआ है कि कहाँ है, और R जो है वो भी P के रेफरेंस में दिया हुआ है कि कहाँ है। तो मैं
P मान लेती हूँ कि P की पोजीशन मान लो फिक्स कर ली, फिर देखती हूँ कि बाकी सारे पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, ठीक है। सो मैंने क्या देखा कि मेरा जो P है, लेट्स से दिस इज P। अब स्टेटमेंट्स हमें पढ़नी है अच्छे से। सो Q इज इन दी वेस्ट ऑफ P। सबसे पहले आप मतलब इसको आप डायरेक्शंस यू शुड नो, नॉर्थ, वेयर इज साउथ, वेयर इज वेस्ट, वेयर इज ईस्ट। सो यूजुअली क्या होता है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, राइट। ओके, सो ये 4 मेरे पास डायरेक्शंस हैं। फिर मैं क्या देख रही हूँ, Q इज इन दी वेस्ट ऑफ P। P के वेस्ट में है Q इज इन दी वेस्ट ऑफ P के वेस्ट में है। So Q is here, Q is in the west of P, ठीक है। उसके बाद what is the second statement, R is in the south of P। So P यहाँ पे है, P के साउथ में है मेरा जो पॉइंट है R, ठीक है। So R is in the south of P। So R जो है, R is in the south of P। So this is R, right? This is my R, this is my Q, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज R एंड दिस इज Q, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। सो ये जो Q और R है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सो आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। आई नो व्हाट इज़ PQ, P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर्स, राइट, 60 किलोमीटर्स। एंड P एंड R के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है 80 किलोमीटर्स, राइट। अब अगर आपको Q और R के बीच के में डिस्टेंस निकालना है, यू नो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट। सो व्हाट कैन आई से, आई कैन सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज दिस लेंथ, सो व्हाट इज दिस लेंथ QR will be nothing but under root of what, this 60 squared plus 80 squared, right? This I am using Pythagoras theorem, ठीक है। So अब 60 squared is what, 3600, 80 squared is what, 6400, right। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, this is nothing but 10,000। So under root of 10,000, अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 100, राइट। सो 100 into 100 is what, 10,000। सो QR, ये जो QR है that is 100 किलोमीटर्स, राइट। दिस इज 100 किलोमीटर्स। तो क्या किया, सिंपली ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनका मतलब देखा, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। सनराइज इज इन द ईस्ट, ओके, ऑल राइट, ओके। सो हमने क्या किया, हमने देखा दिस डिस्टेंस इज 60, दिस इज 80 एंड आई कैन सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू calculate what is the distance between Q and R, ठीक है। and that is what I did। so यहाँ पे simple application of Pythagoras theorem and you should know which direction is which। if you know that you will be able to do this problem, okay, all right। let's go ahead and move to another problem। this was a simple one, okay, all right। so this is again a problem from 2019, okay। this might not actually seem like a geometry or mensuration problem, but this was related to lengths and all, that is why I have taken it here, ठीक है। but this is simple formulation of problem in terms of जो words को अगर आप अच्छे से equation में convert कर पा रहे हो या नहीं, that is what was needed here, ठीक है। okay, Sunita cuts a sheet of paper into 3 pieces। so सुनीता है, उन्होंने सोचा कि मैं एक पीस ऑफ पेपर को जो है 3 हिस्सों में कट कर दूंगी। फिर क्या किया, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। सुनीता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड निकली और उन्होंने जो है बहुत ही अलग तरीके से अपनी लेंथ को डिवाइड करने का सोचा। सो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस, मान लेते हैं दिस वॉज माई पेपर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1 2 3 ऐसे 3 हिस्सों में उन्होंने इस पेपर को डिवाइड किया, ठीक है। और ये जो पहला पीस है, पहला पीस, दिस इज लेट्स से सेकंड पीस, दिस इज थर्ड पीस, ठीक है। ये 3 पीसेस उन्होंने काट रही थी वो। फिर क्या हुआ, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस, दिस इज फर्स्ट पीस, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट
और प्राइम नंबर्स, पहले तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, मैं ये देखती हूँ कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, फिर 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 4 इज़ नॉट, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 8 इज़ नॉट, 9 इज़ नॉट एंड 10 इज़ ऑल्सो नॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स हो गए। उन्होंने क्या बोला है, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। सो ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दी ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, रेस्ट एवरी प्राइम नंबर इज ऑड ओनली। ठीक है, सो ये नहीं देखना है। ठीक है, ऑड चाहिए हमें, इवन नहीं चाहिए। सो इन तीनों का एवरेज जो है वो हमारे फर्स्ट पीस की लेंथ है। सो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, दिस इज 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3, सो 5 इज द एवरेज ऑफ द सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। सो मेरी जो पहला जो लेंथ है वो हो गई 5। ठीक है, सो पहली लेंथ हो गई 5। उसके बाद क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दी फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड। मान लेते हैं कि सेकेंड पीस की लेंथ है x और थर्ड पीस की लेंथ है y। तो इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी भाषा में हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस x इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू द फर्स्ट। सो पहली लेंथ इज 5 प्लस, सो 5 प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड। थर्ड की लेंथ है y, उसका 1/3 ऑफ y, इन दोनों को जोड़ दो, दिस इज इक्वल टू द सेकेंड लेंथ, राइट, सेकेंड लेंथ जो पीस है उसकी लेंथ। उसके बाद क्या बोला है, द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। सो ये वाला जो पीस है इसकी लेंथ जो है, सो ये जितना मिला के जितने हैं ये अकेला उतना है। ठीक है, थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। सो इन दोनों की जो लेंथ का सम है दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ। सो मतलब मुझे क्या पता चल गया, y इज इक्वल्स टू 5 + x, राइट, दिस इज व्हाट आई नो। ठीक है, तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और इन्होंने मुझसे पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज, सो व्हाट इज दिस लेंथ, सो दिस लेंथ विल बी नथिंग बट 5 + x + y। अगर मुझे 5 + x + y पता हो देन दैट इज माई आंसर, बिकॉज दैट विल बी दी ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर की लेंथ। ठीक है, सो मुझे अभी क्या करना है, मुझे x और y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करूँगी और सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। ठीक है, बोथ साइड्स। सो मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, व्हाट विल आई गेट, ओके आई विल गेट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 3x इक्वल्स टू 15 + y, राइट। मेरी एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू 5 + x, राइट। तो मैं ये जो y है इसकी जगह पे 5 + x लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे y की जगह मैंने 5 + x लिख दिया। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू 15 + 5 + x। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, तो मेरे पास 2x हो गया। 2x इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू 10। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। जो पहला लेंथ था उसकी वैल्यू थी 5 और मुझे क्या पता है y इक्वल्स टू 5 + x, सो y इज़ 5 + 10 विच इज़ 15। ठीक है, सो ये आ गया 15। सो ये 15 है, इन दोनों को मिला के ये 15 है, यस। सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15। सो व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, 5 + 10 + 15 which is nothing but, so 15 and 5 is 20 and plus 10 which is 30. ठीक है, so 30 is the length of the original piece of paper. So although मतलब हमने नहीं यूज़ किया है कहीं पे भी कोई ज्योमेट्री का लॉजिक, so this was a simple linear equation को सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम and this was like a word problem, but because it was related to length and all, so we've considered it here. Okay, so this was 30 units was the original length of paper. ठीक है, okay, let's move on to another problem which is, okay,
So this one is an interesting problem. This was asked in CSAT 2020. So 19 की अगर मैं बात करूँ, so 19 में हमने देखा one question, and if I just not consider this, so 19 में हमने देखा एक problem है, and then this one is for 20. So let's see. Consider the following statements. आपको दो statement दी हुई है और उसके हिसाब से पूछा गया है कि which of these two statements is correct. या तो only one, only two, या दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है. So what is the first statement? The minimum number of points of intersection of a square and a circle is 2. So एक square है हमारे पास और एक circle है, ठीक है. They are intersecting, ठीक है. तो अब हमसे पूछा है कि what is the minimum number of point of intersection, ठीक है, कि वो दोनों intersect कर रहे हैं, but कम से कम what is the number of point of intersection, ठीक है. So और इनके हिसाब से according to them they are saying minimum number of point of intersection of a square and a circle is 2. So मान लीजिए मेरे पास एक square है और मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है. अब मुझे इनको इंटरसेक्ट कराना है, मिनिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं. सो मैंने अगर ये सर्कल सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जस्ट टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, एक, राइट. सो आई कैन हैव वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दे कैन स्टिल बी इंटरसेक्टिंग. अब मैं अगर इस तरीके से करूँगी तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, राइट. बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सर्कल है, सिर्फ इसको यहाँ पे टच करके जा रहा हूँ. So there is a possibility of having only one point of intersection between square and a circle. So this particular statement is not true, क्योंकि minimum जो है number क्या होगा, 1, right? Okay. अब second problem क्या है, the maximum number of points of intersection of a square and a circle is. अब maximum कितने बार आप intersect करा सकते हो, ठीक है. So ऐसा हो सकता है, जैसे मतलब अब इसमें हम अलग अलग possibilities देख सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल अंदर ही हो, सो ये यहाँ पे भी टच कर रहा है. सो इसमें इस केस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, 1 2 3 4, राइट. सो 2 1 4 और कितने हो सकते हैं, ठीक है. सो एक सिचुएशन तो ये है. अब एक सिचुएशन ये देखो कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और मैं एक स्क्वायर जो है, एक बहुत ही इंटेलिजेंटली एक स्क्वायर बना रही हूँ, विच इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर कुछ, ओके, गलत बना दिया, फिर से बनाते हैं. ओके, we'll make it nicely now. Okay. Okay, so I have a circle, ठीक है, एंड अब मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है सच दैट ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है. सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी विच इज़ ट्रू, राइट. ऐसा हो सकता है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो फिर क्या देख रही हूँ मैं कि हर एक साइड पे दे आर इंटरसेक्टिंग 2 times एंड इट हैज़ 4 sides. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 8 points ऑफ इंटरसेक्शन है मेरे पास, 8 point ऑफ इंटरसेक्शन है. उसके अलावा मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं सोच पाऊँगी कि, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, राइट. किस तरीके से आप 9 10 12 14 किस तरीके से पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करोगे. सो योर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8. सो कई लोगों को लग सकता है इट्स जस्ट 4, बट इफ़ यू ड्रॉ इट लाइक दिस यू कैन हैव 8 points ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है. सो मिनिमम इज़ 1 and maximum is 8. So first statement is not true, second one is true. So my answer is going to be second only, ठीक है. So मतलब most of the cases में हमें लगेगा कि ऐसा हो सकता है, तो 4 point of intersection है. But if we just expand our square a little bit, we can get a figure like this, ठीक है, जहाँ पे 8 point of intersections हैं. So very good question, थोड़ा सा logical था, ठीक है. Okay. So let's move on to another problem from 2020 itself, I think. Yeah, okay. All right. So this particular question is going to use the formulas that we've talked about. So let x and y be the volume. So x और y जो terms हैं, जो variables हैं, they are volumes, ठीक है.
M and N be the masses of two metallic cubes. मेटल के क्यूब्स हैं जिनका नाम है P और Q, ठीक है. सो एक मेटल के क्यूब्स हैं P एंड Q, ठीक है. X and Y be the volume and M, N be the masses of two metallic cubes P and Q respectively, ठीक है. सो अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, वॉल्यूम और मास, ठीक है. सो X जो है वॉल्यूम ऑफ P है, Y जो है वॉल्यूम ऑफ Q है, ठीक है. M जो है मास ऑफ P है और N जो है मास ऑफ Q है, ठीक है. रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया वो P के लिए है, जो बाद में आया वो Q के लिए. सो जो ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन्ड है वही ऑर्डर आप मेंटेन करोगे. रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, ठीक है. ओके, उसके बाद क्या हुआ, ईच साइड एंड दे आर क्यूब्स. सो P एंड Q आर क्यूब्स. क्यूब्स इज अ 3D फिगर जिसमें सारे एडजेसेंट साइड आर एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ईच साइड इज द सेम, ठीक है. ओके एंड ओके, उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, मान ईच साइड ऑफ Q इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ P, ठीक है. मान लेते हैं ये जो P और Q है इनकी साइड्स जो हैं वो भी P एंड Q ही हैं, ठीक है. तो मुझे क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ Q. सो Q इज़ द लेंथ ऑफ द like side of the cube. So each side of cube is equals to 2 times side of P and mass of Q क्या है, N, right. Mass of Q which is N is 2 times that of P. This is equals to 2 times the mass of P. Mass of P is M. So N equals to 2 times M, right. एक तो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, उसके अलावा मुझे x और y दिए हुए हैं और मुझे उनके साइड्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है. उसके बाद मुझसे क्या पूछा गया है, लेट u इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड v इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज़ फॉर q, दिस वन इज़ फॉर p, ठीक है. एंड हमें क्या बताना है, u और v के बीच में आपस में, सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, कि आपका ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है. सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी. सो इन दोनों जो P और Q हैं उनकी डेंसिटी के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करना है तो मुझे चीज़ें x और y के टर्म्स में चाहिए, ठीक है. मुझे इनके साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, बट आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोथ साइड्स क्यूब करूँ, इफ़ आई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल आई गेट, q क्यूब इक्वल्स टू, this is 2p into 2p into 2p which is 8p cube, right. तो मैं क्या देखती हूँ, q cube is nothing but the volume of cube q, right. so q cube is nothing but x. so ये जो x है this is nothing, sorry, this y is nothing but q cube and this x is nothing but p cube, right. क्योंकि volume of a cube is a cube, ठीक है. तो मैंने देखा q क्यूब इक्वल्स टू 8 टाइम्स p क्यूब. सो q क्यूब इज नथिंग बट y. सो y इक्वल्स टू 8 टाइम्स p क्यूब. p क्यूब इज व्हाट, x. सो मुझे x और y के बीच में भी रिलेशनशिप पता चल गया, n और m के बीच में भी पता चल गया. और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है m बाई x एंड n बाई y. n बाई y एंड m बाई x. If I divide these two equations, what will I get? I will get n by y equals to 2 by 8 m divided by x, right? और मुझे n divided by y और m divided by x इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप पता करना था. n divided by y is nothing but v. So v equals to, this is nothing but 4. m divided by x is u. So this is 1 by 4 u, right. और मुझे u और v के बीच में रिलेशनशिप देखना था, तो what did I do, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, राइट. सो u इज़ द डेंसिटी ऑफ p एंड v इज़ द डेंसिटी ऑफ q, राइट. सो p की जो डेंसिटी है दैट इज़ 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ क्यूब q, ठीक है. सो u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v. दिस इज माई आंसर, ओके. सो u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, ऑल राइट.
सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस. सिंपली हमें क्या करना था, ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं वो निकालने थे. यहाँ पे वॉल्यूम है, साइड के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, एंड देन वी सिंपली डिवाइडेड देम. ठीक है, बिकॉज वी वांटेड m by x and n by y. ओके, सो दैट इज हाउ वी गॉट द आंसर. ऑलराइट, सो लेट्स डू अनदर फ्यू प्रॉब्लम्स. ओके, so this was asked in CSAT 2021, so quite recent. A cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. So मेरे पास एक क्यूब है, एक cubical vessel है कुछ इस तरीके का. So this is my cube. Okay, so this is my vessel. Yeah, this doesn't look like a cube, but let's say this is a cube. ठीक है, so एक cubical vessel है, उसके अंदर we've completely filled it with water. ठीक है, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर. सो बेसिकली इसकी साइड, ऑल द साइड्स आर 1 मीटर. ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द वेसल. ठीक है, आप मान लो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी परत है. सो जो वेसल की थिकनेस है उससे उसकी वॉल्यूम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अगर हम वो अज्यूम कर लेते हैं तो हमें बताना है कि ये जो वेसल है इसके अंदर कितने मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है. ठीक है, सो सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर मैं पानी डालूंगी. सो जो भी पानी जो है इस ये जो शेप है क्यूब, इसी की शेप ले लेगा. मैंने पूरा का पूरा फिल किया तो कितना पानी मैंने डाला, पानी की वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर. राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर की वॉल्यूम मतलब जो स्पेस उसने घेरा हुआ है. ठीक है, वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज व्हाट, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब. a इज द साइड ऑफ अ क्यूब एंड a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब. सो इसकी साइड है 1, सो a क्यूब वुड बी 1 इंटू 1 इंटू 1. सो जो वाटर की वॉल्यूम है, वाटर की वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. सो मतलब मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 मीटर क्यूब. अब ये तो आंसर मेरा मीटर क्यूब में आ रहा है, मुझे तो चाहिए मिलीलीटर्स में, लीटर्स में, तभी मैं चीज़ें कन्वर्ट कर पाऊंगी. आई नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. राइट, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. और 1 मीटर क्यूब को मैं लीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, अगर वो मुझे पता हो तो मेरी प्रॉब्लम सिंपल हो गई, क्योंकि मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूँगी, फिर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँगी. सो प्लीज़ रिमेंबर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर्स. सो अगर आपके पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी लेंथ जिसकी साइड जो है 1 मीटर है, सो कितना पानी आप उसके अंदर स्टोर कर पाओगे, 1000 लीटर्स. ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब में आप कितना पानी स्टोर कर पा रहे हो, 1000 लीटर्स. राइट, और मुझे चाहिए आंसर मिलीलीटर्स में. सो मैं लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1000 से. सो माई वाटर विल बी 1000 इंटू 1000. राइट, विच इज़ नथिंग बट 1 के पीछे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. सो 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. सो 10 lakh ml जो है मेरे पास वाटर होगा इस कंटेनर में. सो 1 2 3 4 5 6. राइट, दिस मच मिलीलीटर्स ऑफ वाटर आई विल हैव इन द कंटेनर. ठीक है, सो सिंपल कन्वर्जन प्रॉब्लम. सो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ये पता होना चाहिए. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये 2 कन्वर्जन पता होने चाहिए. रेस्ट एवरीथिंग इज ईजी. ठीक है, सो यूनिट कन्वर्जन हो गया हमारे पास यहाँ पे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2021. ओके, सो देर आर 3 points PQR on a straight line such that P ratio Q equals to Q. So PQ is to QR. This ratio is 3:5. ठीक है, सो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में PQR. इनकी पोजीशन कैसी भी हो सकती है, कोई भी बीच में हो सकता है, कोई भी साइड में. वी डोंट नो व्हाट इज़ द ऑर्डर. इन्होंने हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है दैट P/Q एंड Q. सो PQ/QR इज 3:5. ठीक है,
if n is the number of possible values of PQ ratio PR, then what is n equal to? So कितने possible ये वाले ratios आप create कर सकते हो, this is the question, ठीक है. So मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ, although it is in ratio, for a moment this will be nothing but मान लो PQ जो है, PQ equals to 3 units, right, and QR equals to 5 units, ठीक है. अब ये हो सकता है कि ये ना हो 3 units 5 units ना हो, बट ये इसी के मल्टीपल होंगे. सो मान लो या तो ये 6 into 10, राइट, लाइक 6:10 भी लिख सकते हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है. 9:15 भी लिख सकते हैं, दैट PQ is 9 and QR is 15, but the entire ratio is going to be 3:5, right? So for a moment let me assume that PQ is 3 units and QR is 5 units. I am assuming that, ठीक है. मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया. अब मानने के बाद मेरी कहानी क्या हो गई, ठीक है, मुझे पता है कि PQ और QR क्या है, ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ PQ और so I have 3 points PQR. I don't know what position it is in, but they are in a straight line. तो मेरे पास 2-3 केसेस हो सकते हैं. एक केस तो हो सकता है कि P सेंटर में हो, P मिडिल में हो. क्या हो सकता है? P is in the middle and Q and R. एक तो ये सिनेरियो मेरे पास हो सकता है. एक मेरे पास केस हो सकता है कि भाई Q बीच में हो. Q अगर बीच में है, मान लेते हैं P इधर है और R इधर है. और एक केस ये भी हो सकता है कि R मेरे पास सेंटर में है, R मेरे पास सेंटर में है, तो यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे Q हो गया, राइट. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मेरे पास इन पॉइंट्स की, ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैं इसका रिवर्स भी कर सकती हूँ, बट हाँ वो भी आप कर सकते हो, बट डिस्टेंस वाइज या पोजिशन वाइज थिंग्स विल बी द सेम, ठीक है. सो ये 3 पॉसिबल केसेस मेरे पास हो सकते हैं. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि विद मी सेइंग दैट PQ is 3 and QR is 5, विच पोजिशन इज फाइन, कौन सी पोजिशन फाइन है. अगर PQ is 3, सो PQ is, दिस इज 3 and QR is 5, QR is 5, QR is 5. So this is a possibility, right? In this case मेरे पास क्या होगा, PR जो है 2 हो जाएगा. So this is a possible case, right? क्योंकि QR 5 units हो गया, QP 3 units हो गया, तो R और P जो है 2 units हो गए. इस केस में अगर मुझे PQ रेशियो PR बताना हो, PQ रेशियो PR बताना हो, तो वो क्या हो जाएगा, 3:2. सो मैं इस केस में ये वाला रेशियो बता सकती थी, राइट. और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस. 1 पॉसिबल वैल्यू इज दिस, राइट. अब दूसरा केस देखते हैं. इस केस के हिसाब से आई नो PQ is 3 units, PQ is 3 units and QR is 5 units, QR is 5 units. So this is a possibility, no problem with this, right? अब मुझे इसके लिए बताना क्या था, what is PQ ratio PR. PQ ratio PR, PQ is 3, PQ ratio PR, PR is this entire area, this entire length, this length is 3 plus 5, so this is 3:8. अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. अब तीसरा केस एक बारी हम लोग देखते हैं. इसमें मेरे पास PQ is 3, this entire PQ is 3 and this QR is 5, this QR is 5. Can this be possible कि मेरी लेंथ टोटल तो 3 है, बट दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ 5 है, जो पॉइंट बीच में ही है. सो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल सिनेरियो जहाँ पे QR is 5 and PQ is 3. सो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल केस, राइट. सो मेरा ये केस जो रिजेक्ट हो गया, इस केस के लिए मैं PQ/PR नहीं निकाल सकती. तो मैंने क्या देखा कि ये जो 2 केसेस हैं, इनके लिए मैं PQ रेशियो PR निकाल पाई और दे वर ऑल मीनिंगफुल, राइट. अगर आप ये करना चाहो कि R और Q फ्लिप करना है, तो भी आपके पास सेम रेशियो आएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब लेंथ विल बी द सेम. इट्स जस्ट दैट आप एक बार आप यहाँ से देख रहे हो, एक बार मैं स्क्रीन के पीछे जाके देख रही हूँ, बोथ ऑफ देम मीन द सेम, ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैं 2 ऐसे पॉसिबल रेशियोज निकाल पाई बिटवीन PQ एंड PR. तो हमें बताना था व्हाट इज n, विच इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQ/PR. सो आई कुड फाइंड 2 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है. सो माई n हियर इज 2, ठीक है. सो हमने देखा कि P सेंटर में हो सकता है, Q सेंटर में हो सकता है, R सेंटर में हो सकता है. इन ईच ऑफ द केसेस वी सॉ विच वन इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड विच वन इज़ नॉट, ठीक है. सो जो नहीं था उसको रिजेक्ट कर दिया, बाकी सब बिकेम माई नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQ/PR, ठीक है. So this is how I will do these problems. So I hope you will be able to understand
and do such problems in the future. Okay, let's do one more problem. Okay, so this was asked in this year prelims itself. There are 8 equidistant points on a circle. So this is similar to the question that 24 equidistant point, but थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ है, ठीक है. There are 8 equidistant points on a circle. एक circle है, उसमें 8 points हैं, उनका आपस में जो distance है वो same है, ठीक है. How many right angled triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of the triangle, ठीक है. diameter as one of the sides of the triangle, ठीक है. diameter as one of the sides of the triangle, ठीक है. चलो, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कल है. I have a circle, ठीक है. अब इसमें जो है 8 equidistant points हैं, ठीक है. सो 8 points हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है. सो अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो सपोज दिस इज़ माई सेंटर, वन पॉइंट इज़ हियर, या सपोज दिस इज माई okay, this is my center, one point is here. Let's say simply this is my so one point is here, another point is here, and this is my diameter, let's say, ठीक है. तो मेरे पास कितने पॉइंट्स बच गए, 6 पॉइंट्स और बच गए, राइट. सो मैंने क्या किया, 1 2 and 3 and then 1 2 and 3, राइट. मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, वो इक्वी डिस्टेंस है, तो कोई भी ऑपोजिट 2 आप देख रहे हो उनसे आप एक डायमीटर बना पा रहे हो, ठीक है. मेरे पास इस तरीके से 8 पॉइंट्स हैं. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. मेरे पास इस तरीके से ये 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है. दे आर ऑल एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. How many right angled triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of the sides? आप कोई भी एक डायमीटर को एक साइड आपको पक्का पक्का रखना ही है. उसके अलावा फिर ये जो पॉइंट्स बच गए उसमें से आप एक वर्टिस आप इस पॉइंट्स में से चूज़ कर सकते हो और फिर आपको बताना है आप कितने राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स बना सकते हो, ठीक है. सो मुझे एक साइड तो मेरी जो है डायामीटर रखनी ही है. एक साइड तो जो है मान लेते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट साइड, दिस इज़ माय डायामीटर. सो 0.1 और 5 को जोड़ के जो डायामीटर बनी, दिस इज़ माय 1 पॉइंट. उसके अलावा अब मुझे एक पॉइंट चूज़ करना है, ठीक है. ये सब करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी आप एक सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी ट्राइंगल बनाते हो यूजिंग द डायामीटर, दैट इज़ ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो आप चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, दीज आर ऑल गोइंग टू बी राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो जो भी आप एक ट्राइंगल सेमी सर्कल के अंदर बनाते हो यूजिंग डायामीटर एज वन ऑफ द साइड्स, that triangle will be a right angle triangle. So this is a property, ठीक है. So any triangle made using any triangle in a semicircle which is made using diameter as one of the sides, it will be a right angled triangle, ठीक है. सो जो भी ट्राइंगल आप इस तरीके से बनाओगे दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो मैंने 0.6 को अपना वर्टेक्स बनाया, ठीक है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल ये हो गया. फिर मैंने एक 0.7 को अपना एक ट्राइंगल बनाया, दिस बिकेम अनदर राइट एंगल ट्राइंगल. फिर एक इसको बनाया, दिस बिकेम अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज़ नॉट इनफ. बाकी बीच में आप कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, देयर ऑल्सो यू विल हैव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है. सो 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स तो मैं ऊपर वाली साइड बना पा रही हूँ, 3 राइट एंगल ट्राइंगल मैं नीचे बना पाऊंगी. तो एक डायामीटर का यूज़ करके 1.5 का पेयर यूज़ करके मैंने 6 राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए. अब मैं क्या कर सकती हूँ, 8 4 से भी 6 बना सकती हूँ,
फिर 7 3 से भी 6 बना सकती हूँ, फिर 8 जो 6 2 जो है उससे भी फिर से 6 बना सकती हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? आई हैव 4 डायामीटर्स एंड यूजिंग ईच डायामीटर आई कैन मेक 6 सच ट्राइंगल. So what is the total number of right angled triangles that I could make? That is nothing but 24. ठीक है, because I have 4 diameters, 1 2 3 4 4 points, 4 diameters. ठीक है, so my answer here is going to be 24. So this is the property that we've used कि आप semi circle के अंदर कोई भी triangle बनाओगे, that will be a right angle triangle. ठीक है. So yeah, okay, so I hope this was clear and you were able to enjoy and understand this topic properly. I will see you in the next lecture with a few more concepts and past year question. Till then, take care and thank you so much.